नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन झमेर। यूपी में कोरोना के खिलाफ 3T का मंत्र काम कर गया। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट के इस मंत्र का असर कुछ ऐसा हो रहा है कि जानलेवा कोरोना अब बेअसर हो रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में नए संक्रमितों की संख्या 2287 तक सिमट गई है। नए मामलों के कम होने की रफ्तार देखकर उम्मीद जगी है कि अगले कुछ दिनों में संक्रमण की रफ्तार और कम हो जाएगी। 24 घंटे में 7,902 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। इन दोनों आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर घटकर 0.8% रह गया है, जबकि रिकवरी रेट 96.1% हो चुका है। इस बीच वैक्सीनेशन और टेस्टिंग भी लगातार जारी है। ये आंकड़े सुकून पहुंचाने वाले हैं, कोरोना के हाहाकार के बीच राहत देने वाले हैं। हालात के सुधरने की स्थिति में राज्य सरकार कोरोना के आंशिक कर्फ्यू में बदलाव भी कर सकती है। इस पर विचार भी चल रहा है। हालांकि हालात में सुधार से लापरवाही का खतरा भी बढ़ने की आशंका है। लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने लगते हैं, ऐसे में संक्रमण फिर बढ़ सकता है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में कोरोना से जंग के ताजा हालात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं कि प्रदेश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर क्या कहना है यूपी सरकार का। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2287 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 7,902 है। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 46,201 रह गई है, जो हमारे पीक नंबर से 2,64,500 से भी अधिक है। कुल संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या बढ़कर के 16,21,743 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में बढ़कर के 96.1% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 157 कोविड संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है। वैक्सीनेशन की कार्रवाई भी निरंतर चल रही है और अब तक 1,42,43,355 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 34,24,355 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,76,67,710 डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 18,22,374 लोग ऐसे हैं जो 18 से 45 वर्ष की उम्र के हैं और उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। दिनांक 1 जून से पूरे प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और इसमें हर जिले में 2 या 3 सेंटर्स ऐसे रखे जा रहे हैं 18 से 45 वाले आयु वर्ग में, जो कि अभिभावकों को समर्पित है। जून में हमारा प्रयास ये होगा कि हम 1 करोड़ वैक्सीन की डोज हम प्रदेश में लगा सके। तो उत्तर प्रदेश में हालात सुधर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये हालात जो सुधरने शुरू हुए हैं पिछले 1-2 तारीख से, इस महीने की 1-2 तारीख से, वो लगातार आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रिटायर्ड IAS डॉक्टर PK अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संवाददाता अभिषेक भी जुड़ेंगे और कानपुर संवाददाता अमित सिंह भी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर स्वाति, हमें बताइए, क्या पॉजिटिविटी रेट 0.8% तक पहुंच गई है? क्या ये वो आंकड़े हैं जिसका इंतजार हम और आप सब कर रहे थे, अगर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली मैं पूछूं तो?
बिल्कुल, देखिए ये बहुत राहत की खबर है कि अब संक्रमण उस दर से नहीं आ रहा है जैसे कि हमने पीक के समय पर देखा था, और कहाँ 38,000 मामले और कहाँ अब 2,000 मामले के करीब डेली आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है फर्क आ गया है, मामले काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ मामले कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और हम अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होगी सरकार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि जब अनलॉक की स्थिति में हम लोग गए थे तभी सर्ज आने शुरू हो गए थे और संक्रमण बहुत तेजी से फिर से बढ़ना शुरू हुआ था। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि दोबारा से हम संक्रमण को बढ़ते हुए देखें। लेकिन एक तरफ जहां अभी लगभग 20-25 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश की, और अगर अभी जैसे आंकड़े आप बता रहे थे कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन अभी मिल पाई है, ऐसी स्थिति में अभी बहुत सारी जो हमारी जनसंख्या है वो ऐसी है जिसको वैक्सीन नहीं मिली है। और जब हम गतिविधियों को खोलेंगे तो वो सभी लोग दोबारा रिस्क पर होंगे संक्रमण होने के। इसलिए हमें बहुत समझबूझ के साथ दोबारा जो अनलॉक हम करें, कौन कौन सी गतिविधियों को अनलॉक करें, किस तरह से ग्रेडेड अनलॉक हम करें, उन सब चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। ये भी ध्यान देना होगा हमें कि हम एंटीजन रैपिड टेस्टिंग जो है उसका कितना व्यापक तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दोबारा हॉटस्पॉट्स ना बने। जो हमारी ऐसी जगह है जहां से सुपर स्प्रेडिंग होती है, जैसे हमारे मार्केट्स हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारे बसेस हैं, टैक्सियां हैं, ये सब जो जगह है, क्या यहाँ पर हम एंटीजन रैपिड टेस्टिंग करके जल्दी से जल्दी ये पता लगा सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो संक्रमित हो गए ताकि वो और लोगों को संक्रमण ना फैलाएं। तो ये एक हमें बहुत तेजी से एक्टिविटी करनी होगी। दूसरी, जब हम टीकाकरण चाहता हूं, मैं रोक करके एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मैं देख रहा हूं पिछले 5-6 दिनों से टेस्ट की संख्या 3 लाख से प्लस है, 3.5 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में। क्या ये नंबर आपके हिसाब से सेटिस्फैक्टरी है? और उसके बावजूद अगर 0.8% पॉजिटिविटी रेट है तो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। देखिए ये एक अच्छी मात्रा है टेस्टिंग की, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर और टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत होगी कि ये टेस्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जो हमारे रूरल ग्रामीण इलाके हैं वहाँ टेस्टिंग का जो रेट है वो कितना है, और ये भी देखना जरूरी होगा कि इसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट कितने हैं और RT-PCR टेस्ट कितने हो रहे हैं। तो अभी जो ये टेस्टिंग का आंकड़ा है इसको केवल आंकड़े के तौर पर ना ले, इसके हमें बहुत सारे और डायमेंशंस हैं जो पता होने जरूरी है, जिससे हमें ये साफ तौर से पता चल सके कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं क्या वो हम समझदारी से टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या हम सब जगह को इंक्लूड कर पा रहे हैं, क्या हमारे हाथ से अभी भी बच के ऐसे लोग निकल पा रहे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ जरूर लगातार ध्यान देना होगा। वहीं ऐसे लोगों तक टीकाकरण जरूर पहुंचाने की जरूरत है जो कि ज्यादा रिस्क पर होंगे, जो कि बाहर निकलेंगे, जो कि इस वक्त हम गतिविधियां जब खोलेंगे तो वो लोग जो बाहर निकलने वाले हैं उन गतिविधियों के अंतर्गत उन लोगों को कैसे हम जो है पहले वैक्सीन देंगे। हमारे मार्केट्स के लोग हैं, फैक्ट्री के लोग हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो बस ड्राइवर हैं। वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसका असर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से हमने देखा है? डॉक्टर PK अग्रवाल हमें समझाइए कि आपके लिहाज से उत्तर प्रदेश में क्या खास हुआ। वैसे तो पूरे देश के लिहाज से देखें तो मामले घट रहे हैं, 4 लाख से प्लस मामले थे और अब 2.25 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। कई स्टेट जो है 15 स्टेट ऐसे जहां पर पॉजिटिविटी रेट तो 5 से नीचे आ गया है। मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली ऐसा क्या हुआ स्पेशल कि इतनी तेजी से नए मामलों की संख्या गिरी? मुख्यमंत्री एक्टिव थे, 3T का इस्तेमाल तो पूरे देश में किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में एग्रेसिवली 3T का जो इस्तेमाल किया गया, ये उसका असर है क्या? हाँ, उसी का असर है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ वर्षों से 2-3 वर्षों से देश में सर्वप्रथम राज्य है। लेकिन हमें अभी उत्तर प्रदेश प्रशासन को पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी बहुत है। तो इसलिए होगा 3,25,000 करोड़ आबादी में 3 लाख टेस्ट होते हैं कुछ भी नहीं है। हम अपने उत्तर प्रदेश सब समय प्रत्येक राज्य से आगे रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। तो इसलिए अभी हमें ग्रामीण इलाकों से रिपोर्टें नहीं आई हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि जो अभी जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या आ रही है वो ठीक है, क्योंकि जब हम सब ग्रामों को कवर कर लेंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब अनलॉक प्रक्रिया आगे आना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि हमारे ग्रामों को कवर कर लिया गया है सब,
क्यों, और कम से कम जैसा कि मैडम ने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है कि 60% लोगों की टीकाकरण हो। शहरों की आबादी 10 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश में अगर है तो 6 करोड़ लोगों को टीका लग जाना चाहिए। अभी इतना टीकाकरण नहीं हुआ है, इसलिए हमें जो भी अनलॉकिंग प्रक्रिया करें वो बड़ा सोच समझ कर करें। वैसे केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 जून तक नहीं होना चाहिए और आकलन करने के बाद ही, स्थिति आकलन करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और केंद्र सरकार को फॉलो करता है, तो मैं सोचता हूं कि कम से कम अगले सप्ताह के लिए तो केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश अवश्य फॉलो करेगा। वैसे हम नहीं चाहते हैं कि जो बाजार है, क्योंकि यही शादी का अवसर है, पूरे वर्ष के लिए लोग यहाँ कमाते हैं, तो कम से कम कुछ घंटों के लिए बाजार में छूट दी जा सकती है, उद्योगों के लिए छूट दी जा सकती है, लेकिन जिन जगहों पे छूट दी जा रही है वहां पे टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। और जो डिस्टेंस है, मास्क है, पुलिस सक्रिय हुई है उत्तर प्रदेश में, कोई शक नहीं है, लेकिन अभी और भी सक्रिय होने की जरूरत है। उन लोगों को युवा वर्ग है फिर बिना मास्क के मोटरसाइकिलों पे टहलने लगा है, बड़ी खराब बात है। यहाँ पे बुजुर्गों को, सबको, समाज से ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, और जब तक समाज सक्रिय नहीं होगा तो ये नहीं रुक सकता। और मीडिया का बहुत प्रभावशाली काम है, मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैंने अपने जीवन काल में इतना नहीं देखा है, इसके लिए मैं मीडिया को बधाई देता हूँ। शुक्रिया सर। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हमें बताइए कि चूंकि अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी, उम्मीद की जा रही है 1 तारीख से शायद कुछ ढील मिले, क्योंकि एक प्रोटोकॉल भी है, WHO भी कहता है 5% से जब तक आपके नीचे पॉजिटिविटी रेट ना आ जाए तब तक आप अनलॉक मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में तो 1% से भी नीचे चला गया है। क्या इसकी उम्मीद मेरठ के लोग भी कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीजन है और सरकार भी कह चुकी है जीवन के साथ साथ आजीविका बचाने की भी चुनौती है, तो ऐसे में क्या अनलॉक का इंतजार हो रहा है क्या? देखिए कुंदन, बहुत ज़रूरी अनलॉक होना। वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर भी हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, या ऐसे श्रमिक हैं, ठेला लगाने वाले हैं, चाट खोमचा लगाने वाले। मेरठ का जहाँ तक सवाल है तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो मटर की चाट का कारोबार है, वो कम से कम ऐसे 3 से 4 हज़ार ठेले मेरठ में लगते हैं। इसके अलावा और स्ट्रीट फूड्स है जो ठेलों पर लगाया जाता है, जिनसे कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 लाख परिवार उस पर जीवन अपना यापन करते हैं। सुबह जो कमाते हैं शाम को लेके जाते हैं, उससे आगे का घर चलता है। लेकिन 1 महीने के लॉकडाउन से उनकी कमर टूट रही है। उसके अलावा दूसरे कई उद्योग धंधे ऐसे हैं जिसमें लेबर नहीं मिल पा रही, लॉकडाउन की वजह से काम धंधे सारे बंद हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर गाड़ी नहीं चलेगी कमाई की तो बिल्कुल पूरी तरीके से व्यवस्थाएं फैल जाएंगी। क्योंकि पिछले साल जब देखा था तो 3 से 4 महीने कोरोना कर्फ्यू लगा था, तो उसमें काफ़ी दिक्कत लोगों को सामने आई थी। अब आम का सीज़न है, अगर ये लॉकडाउन लगा रहा तो आम के कारोबार की ये पूरी बेल्ट है वेस्ट यूपी की, अगर आप देखेंगे ना कुंदन, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, ये सारी आम की बेल्ट है। आम की बड़ी फसल खड़ी है, तैयार है बिल्कुल। अब जून से वो फसल मार्केट में आनी शुरू होगी, और अगर अनलॉक रहा तो वो कारोबार भी, क्योंकि पूरे साल इंतज़ार करते हैं आम के व्यापारी भी कि साल भर में, जैसे गेहूँ काट के इंतज़ार करते हैं, गन्ने का इंतज़ार करते हैं, तो सारे चैन्स हैं, सारे चक्र हैं, अगर ये खुलता रहेगा। लेकिन हाँ, सरकार को कुंदन एक ध्यान रखना पड़ेगा कि भीड़ ज़्यादा ना जुटे। जो ये रेट नीचे आया है और जो भयावता हमने आपने देखी है, किस तरीके से क्राइसिस था, ऑक्सीजन का क्राइसिस था, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, इसको ना भूलें। अगर इसको भूल गए, क्योंकि वो जो मंजर है आंखों के सामने से नहीं जाते अभी, सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अपने को बचाएं, दूसरों को बचाएं, अपना काम भी करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस मन में डर यही लगता है कि अगर अनलॉक हुआ वैसी सिचुएशन दोबारा ना आए। बिल्कुल, तो उस डर को अपने ज़हन में हमेशा रखिएगा। कोरोना के मामले कम हुए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इससे याद रखिएगा। सरकार अगर 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी करती है, अगर कोई छूट मिलती है तो उसका सिर्फ आप अपने आजीविका के लिए पालन जरूर कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, लेकिन इस डर को अपने जहन में कहीं ना कहीं दबा करके रखिए, जिंदा रखिए, मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे तो लापरवाह होंगे, और लापरवाह होंगे तो कोरोना
आपको हो सकता है फिर चीज़ें और भी बद से बदतर हो सकती है। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या है, क्योंकि डॉक्टर पीके अग्रवाल ने ये कहा है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग किस हद तक हो रही है, हमें ये देखने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों की पॉजिटिविटी रेट के ओवरऑल तो हम 0.8% देख रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग का कितना प्रोपोर्शन है, किस रेशियो में टेस्टिंग हो रहा है और वहां पर पॉजिटिविटी रेट क्या है? देखिए कुंदन, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सरकार का, योगी सरकार का 3T फॉर्मूला है वो शायद हिट होता दिख रहा है और इसका असर, क्योंकि हम पहले भी जब स्थिति बहुत भयानक थी तब भी ग्रामीण एरिया में गए थे और आज भी हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और स्थिति को देख रहे हैं। पहले और अब की स्थिति में यकीन मानिए जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। पहले जब हम गए तो देखे थे घर घर में लोग बीमार पड़े थे और जो पंचायत चुनाव का असर था वो देखने को मिल रहा था, क्योंकि हर गाँव में, करीब करीब हर गाँव में 15 से 20 दिन पीछे की अगर हम बात करते थे तो बताते थे लोग कि 30 लोग मर गए हैं, 25 लोग मर गए हैं। ये आंकड़ा और भी ज्यादा होते थे, तो कहीं ना कहीं डर लगता था। वहां पर हम जाते थे, गांव का गांव पूरा संक्रमित था। लेकिन आज स्थिति यह है कि 22 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर आए थे और उन्होंने एक गांव का भी दौरा किया था और लगातार जिस तरह वो पूरे प्रदेश में अपना तूफानी दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ग्राउंड पर आने का असर देखने को मिला है। और जो निगरानी समितियां हैं, जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ती हैं, वो लगातार जा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और लोगों का टेस्ट कर रही है। पहले लोगों की बहुत बड़ी शिकायत रही थी कि ग्रामीण इलाकों में कोई भी टीम स्वास्थ्य विभाग की हो, जांच टीम हो, नहीं पहुंच रही है। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि अभी भी गाँवों में वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा गाँवों में लोगों के अंदर डर है और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया जो और तेजी से होनी चाहिए, गांव में ऐसी देखने को नहीं मिल रही है। लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोग डरे हुए हैं, खास करके जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लोग पूरे 75 जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तब हम देखते हैं क्या नतीजे सामने आते हैं। तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर स्वाति, हमें ये बताइए कि चूंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया का इंतज़ार भी किया जा रहा है और सरकार शायद अनलॉक की शुरुआत करे किसी न किसी रूप में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर के तौर पर आप सरकार को क्या सलाह देना चाहती हैं और क्या कड़ाई से पालन करने की सलाह देंगी आप? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एंटीजन रैपिड टेस्ट जो है आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जल्दी जो है ऐसी जगहों पे करना चाहिए जहाँ आप एक्टिविटीज़ को खोल रहे हैं, ताकि वहाँ अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो जल्द से जल्द हम उन्हें आइसोलेट कर पाएँ और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएँ। दूसरी बात, हमें टीकाकरण प्राथमिकता पे उन लोगों तक लेकर जाना चाहिए जो लोग अब बाहर निकलने वाले हैं। तो कोशिश करें कि अगर हमारे पास कम वैक्सीन हैं तो उनका हम सदुपयोग करें और ऐसे लोगों को दें जो कि इस वक्त ज्यादा रिस्क पर होंगे। तीसरी चीज, हमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन की तरफ फिर से जाना ही होगा। जैसे पल्स पोलियो अभियान में हमने किया था कि घर घर जाकर के वैक्सीन लगाई थी, वही पद्धति हमें फिर से अपनानी होगी। और हमने पहले भी जो पोलियो की वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखी थी और यही जरूरत आज की कोरोना वैक्सीन की भी है। तो ये संभव है और किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे गाँव में इस बार संक्रमण पहुंचा है, बहुत जरूरी है कि उन तक हम वैक्सीन को पहुंचाएं, क्योंकि वही लोग मंडियों में आते हैं, सब्जी बेचने के लिए आते हैं, शहरों में आते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है शहर से गांव का और गांव से शहर का, ये लगातार चलता रहेगा अगर हम इस चक्र को नहीं तोड़ेंगे। इस तरफ ध्यान दें। और तीसरा, वही सरकार की तरफ से सख्ती जो है अभी भी बहुत रहने की जरूरत है। लगातार ये कोशिश करें कि लोग अगर कहीं भी नियम कानून तोड़ रहे हैं तो वहां थोड़ी सख्ती रखी जाए, ताकि लोगों को भी ये बात पता रहे कि कुछ भी नहीं चलता। क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब कोई ध्यान नहीं दे रहा, चल जाएगा, ऐसे ही कर लेते हैं। तो इस चीज की तरफ लगातार ध्यान दें। और वही हमें अपनी तैयारी जो है अभी थर्ड वेव की, अगर उसके आने की कुछ संभावनाएं दिखती हैं तो हमें वो भी अपनी लगातार रखने की जरूरत है। जो भी हमने अभी अस्पताल बनाए हैं, जो भी हमने अभी संसाधन जुटाए हैं, उनकी तरफ हमें जो है लगातार जो है क्रियाशील ही रहना चाहिए। उनको हमें अभी खत्म नहीं करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय के लिए जो भी संसाधन हम अभी राज्यों के लिए जुटा रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए भी राज्यों के लिए बहुत अच्छा एक एसेट बन करके रहेंगे। बिल्कुल।
पीके अग्रवाल साहब, हमें बताइए, इस बार तो हमने सख्ती बहुत देखी है, फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में सख्ती शायद कई गुना ज़्यादा है। हमने देखा कि दुकानें जब खोलनी थी तब खुली, उससे 1 मिनट ज़्यादा टाइम में कोई दुकान नहीं खुलती हुई दिखाई दी, पुलिस ने बहुत एक्शन लिया। ऐसी सख्ती की ज़रूरत आगे भी डॉक्टर स्वाति बता रही हैं, ये संभव दिखाई देता है आपको? अनलॉकिंग प्रक्रिया के दौरान ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है सरकार को? यस, बिल्कुल। पहली बात तो जो सरकार गांवों के लिए कर रही है, प्रवासी मजदूरों को रोक रही है। गांवों में जो पीएचसी एसएचजी हैं उनका अच्छा प्रशासन करें, दवाएं जाएं, डॉक्टर जाएं, और जो जिला के मुख्यमंत्री हैं वो गांव में जाएं। मुख्यमंत्री तो बहुत टूर कर रहे हैं, तो ये आशा है, और जो एडॉप्टेड गांव हैं एमएलए एमपीज की, वो भी देखें, तो इससे पता चलेगा गांव की वस्तु स्थिति कैसी है। अभी हम जो अनलॉकिंग प्रक्रिया आरंभ कर दें तो मैं सोचता हूँ केवल उद्योगों और शादी विवाहों तक सीमित रहे, क्योंकि बाजारों में अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से खुल रहे हैं बाजार, क्योंकि 8 से शक्ति को रोकना बहुत ही मुश्किल है। और मैं तो सोचता हूं कि इस समय बाजारों में ढील देना यद्यपि आवश्यक है, और अब आप खोमचे वालों को अगर छूट दे दें, जितना भी कोरोना के केसेस मैंने देखा है सीरियस हुए हैं, वो खोमचे वालों से ही हुए हैं, सब्जी बेचने वालों से। भगवान की कृपा है कि उनको नहीं हुए कोरोना, लेकिन जो उनसे खरीदने वाली लेडीज थी उनको काफी हुए। तो हमें ये भी देखना है, जब सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है, उनको आस्ते आस्ते करके उनको रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। यहाँ पे वॉलंटरी लोगों को आगे आना चाहिए, उनको मास्क पहनाना चाहिए, क्योंकि जितने खोमचे वाले हैं मैंने देखा है मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, तो उसका वो उपयोग करें। इसकी हमें सचेतनता और पुलिस एक्शन दोनों साथ साथ जरूरी है। पुलिस को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रशंसा करते हैं, लेकिन सरकार अलर्ट है। शायद इसी का नतीजा है कि पॉजिटिविटी रेट 0.8% तक आ गया है, रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है, और अब इंतजार किया जा रहा है अनलॉकिंग का। लेकिन अनलॉक अगर आप करें तो सख्ती वैसी होनी चाहिए, जब आंशिक कर्फ्यू जब लागू है तो वैसी सख्ती अनलॉकिंग के दौरान भी होनी चाहिए। जो चीज छूट में है, दायरे में है अनलॉकिंग के, उसे आप इजाजत दीजिए, जो नहीं है उस पर सख्ती बना करके रखिए। ऐसी सख्ती की जरूरत डॉक्टर स्वाति भी बता रही हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, तमाम सहयोगी हमारे से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।